हेलो नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं फार्म मैनेजमेंट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एक्सटर्नलिटीज, जिसको हम हिंदी में बाह्यता के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम के अंदर प्रश्न सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठेगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। सबसे पहले साथियों, हम यदि बात करें एक्सटर्नलिटीज जो शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और इसका प्रकार क्या होता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो सबसे पहले हम बात करें, ये जो एक्सटर्नलिटीज जो होता है, इसको सबसे पहले किसने बताया था? एक यहाँ पर हमको वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। उस वैज्ञानिक के द्वारा एक्सटर्नलिटीज शब्द के बारे में बताया गया था। उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा आर्थर सी पिग्गू। ठीक है ना, ये एक व्यक्ति का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। इन वैज्ञानिक के द्वारा ये सबसे पहले एक्सटर्नलिटीज के बारे में बताया गया था। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नलिटीज जो होता है, इसका परिभाषा क्या होती है या फिर इसका अर्थ क्या होता है, वो समझ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसकी परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। यहाँ पर साथ ही जब हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कोई भी हमारे पास में वस्तु है। जब कभी भी हम किसी भी वस्तु का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वस्तु का उत्पादन से लेकर, किसी भी वस्तु का उत्पादन से लेकर, यहाँ पर जरूरी नहीं कि वस्तु हो, यहाँ पर सेवा भी हो सकता है। ठीक है ना, एनी गुड्स और एनी हमारे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कोई भी वस्तु का उत्पादन से लेकर उसका हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। किसी भी वस्तु का उत्पादन से लेकर उसके उपभोग तक ठीक है ना, किसी भी वस्तु का हमने उत्पादन किया और उसका हमने क्या किया, उपभोग किया। और इन दोनों के प्रभाव से, इन दोनों का जो प्रभाव होता है, जब हम किसी भी वस्तु का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और किसी भी वस्तु का हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो यदि किसी थर्ड पार्टी पर पड़ता है, उसका जो प्रभाव है किसी थर्ड पार्टी पर पड़ता है, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, उसी को हम एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं। उम्मीद आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नलिटीज की परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वस्तु के उत्पादन से लेकर और उसके उपभोग तक, उसके उपभोग से जो तीसरी पार्टी होती हैं, उस तीसरी पार्टी पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी प्रभाव को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं। जैसे अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में कोई एक गाँव है। ठीक है ना, ये हमारे पास में कोई एक गाँव है। ठीक है, और ये मान लेते हैं बी हमारा एक शहर है। ठीक है, मान लेते हैं ए हमारा कोई गांव है और बी हमारा कोई शहर है। ठीक है ना, और जनरली हम बात करें गांव के पास में, ये मान लेते हैं ये गांव के पास में एक खाली जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ। ठीक है ना, खाली जमीन का टुकड़ा है। अब शहर के अंदर जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन क्या करेगा, गांव आएगा और गांव में आने के बाद में ये जो खाली जो जमीन पड़ी हुई है, इस जमीन के अंदर क्या लगाएगा, यहाँ पर उद्योग स्थापित कराएगा। अब वो उद्योग कोई सा भी हो सकता है, हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है, वो हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन वो उद्योग स्थापित करता है। ठीक है ना, गांव है हमारे पास में और एक शहर है। गांव के अंदर जो खाली जो जमीन पड़ी हुई थी, वहां पर शहर का कोई एक बिजनेसमैन आता है, व्यापारी आता है और वो यहाँ पर आकर क्या करता है, यहाँ पर उद्योग स्थापित करता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर उद्योग स्थापित हो चुका है। अब उद्योग स्थापित होने से पहले जो गाँव की कंडीशन थी, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो ये गाँव था, इस गाँव के अंदर जब उद्योग स्थापित नहीं हुआ था, जब ये खाली भूमि ऐसे पड़ी हुई थी, तब यहाँ पर ना ही जो गांव के अंदर क्या कंडीशन थी, तो यहाँ पर जो सड़क थी, सड़क सही रूप से नहीं बनी हुई थी। बात करें यहाँ पर पानी की सुविधा की, तो पानी की जो सुविधा थी वो भी मूलभूत सुविधा, पानी जो था वो सही मात्रा में उपलब्ध नहीं था। इसी प्रकार हम बात करें लाइट यानी कि बिजली की बात करें, जो बिजली जो थी वो भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, पहले ये हम जो ये सारी चर्चा कर रहे हैं वो यहाँ पर जब उद्योग स्थापित नहीं हुआ उससे पहले की बात करें। लेकिन जैसे ही कोई शहर का व्यापारी जब इस गांव में आया और गांव के पास में जो खाली जो भूमि का टुकड़ा था, वहां पर आकर उसने क्या किया, उद्योग स्थापित किया। अब जैसे उद्योग स्थापित करेगा वो, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उस उद्योग में क्या होगा, अब यहाँ पर किसी न किसी प्रोडक्ट का निर्माण होगा, किसी न किसी यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट का निर्माण होगा। और इस प्रोडक्ट को हमें कहाँ लाना पड़ेगा, इस शहर तक लाना पड़ेगा। ये जो प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट को हमें बेचने के लिए शहर तक लाना पड़ेगा और शहर से फिर वो अलग अलग जगह उसका वितरण होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, जो ये व्यापारी होगा, इस व्यापारी को
ये जो प्रोडक्ट बना था, इस प्रोडक्ट को इस उद्योग से लाने शहर तक पहुंचाने के लिए अच्छी सड़क चाहिए होगी। इस प्रोडक्ट के निर्माण के लिए उसको अच्छी मात्रा में पानी की उपलब्धता चाहिए होगी, और इस प्रोडक्ट के निर्माण के लिए उसको बिजली की आवश्यकता होगी। तो अब क्या होगा, ये जो व्यापारी था, इस व्यापारी के द्वारा ये जो गांव के अंदर जो खाली जो भूमि पड़ी हुई थी जहां पर उसने उद्योग स्थापित किया था, वहां तक पहुंचने के लिए इस व्यापारी के द्वारा क्या किया गया, सड़क का निर्माण करवाया गया, पानी पहुंचाया गया और बिजली पहुंचाई गई। ठीक है ना, सड़क पहुंचाई गई, पानी पहुंचाई गई और बिजली पहुंचाई गई इस उद्योग के लिए। अब जैसे ही यहाँ पर उद्योग स्थापित हो चुका है, अब क्या होगा, जो ये उद्योग तक जो सड़क जा रही थी, वो सड़क कहाँ से होकर निकल रही थी, ये जो गांव था इस गांव के अंदर से होकर निकल रही थी। अब जो ये व्यापारी था उसको यहाँ तक पहुँचना है, तो वो क्या करेगा, सड़क का निर्माण करेगा। तो सड़क का जो निर्माण होगा वो कहाँ से होगा, गाँव के अंदर से होकर निकलेगी वो सड़क। तो उसका जो फायदा होगा वो यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन हो जाएगी, यहाँ पर गाँव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो वस्तु का उत्पादन तो कौन कर रहा है, वस्तु का उत्पादन जो हमारा यहाँ पर बिजनेसमैन वो कर रहा था। ठीक है, बिजनेसमैन वस्तु का उत्पादन कर रहा था, और उपभोग कौन कर रहा था, जो उपभोग कौन कर रहा था, शहर के जो लोग थे वो उसका उपभोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन हो गए, गांव के जो लोग थे वो यहाँ पर थर्ड पार्टी हो गए। अब थर्ड पार्टी इन दोनों के उत्पादन से लेकर उपभोग का जो प्रभाव पड़ता है थर्ड पार्टी पर, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे थर्ड पार्टी थी वो कौन थे, यहाँ पर ए यानी कि गाँव वाले थे। अब यहाँ पर गाँव वालों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो पहला प्रभाव ये पड़ा है कि यहाँ पर पहले शहर तक आने जाने के लिए इनके पास में अच्छी सड़क उपलब्ध नहीं थी। तो जैसे ही व्यापारी आया तो इसने यहाँ पर सड़क का निर्माण कर दिया, तो सड़क के ऊपर व्यापारी भी निकलेगा तो गांव के लोग भी निकलेंगे, तो उसका एक बेनिफिट ये होगा, तो ये उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसी प्रकार पहले वहाँ पर अच्छी पानी की सुविधा नहीं थी, तो व्यापारी के द्वारा इसके यहाँ पर पानी पहुँचाया गया, नहर के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से पहुँचाया गया। तो उस पानी का उपयोग गाँव वाले भी कर सकते हैं, तो वो इसके लिए एक एडवांटेज हो गया, तो ये इसका बेनिफिट हो गया। ठीक है ना, और बिजली पहले नहीं थी, तो अब गाँव वालों के पास में बिजली भी अच्छी मात्रा में पहुँचने लग गई है। तो ये अल्टीमेटली इन दोनों के कार्य के दौरान जो भी थर्ड पार्टी के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ता है, उसी प्रभाव को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक तो ये इसकी परिभाषा हो सकती है। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, किसी भी दो हम बात करें किसी भी दो पार्टी के मध्य जो भी ट्रांजैक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन का जो प्रभाव होता है वो किसी थर्ड पार्टी पर पड़े, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें दो पार्टी कौन कौन सी हो जाएगी, मान लेते हैं ए पार्टी है जो हमारे क्या कर रही है, किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है, उत्पादन कर रही है, और बी पार्टी हो गई हमारे उसका उपभोग करने वाली। ठीक है ना, और इन दोनों का ट्रांजेक्शन हुआ यानी कि पैसों का लेन देन हो, और उस पैसे का जो उपभोग प्रभाव पड़ा वो किसी सी पार्टी यानी कि जो थर्ड पार्टी थी उसके ऊपर पड़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि इसको आप किस रूप में याद करते हो। ठीक है ना, तो ये मैंने अच्छे से समझा दिया कि एक्सटर्नलिटीज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारे पास में कोई भी विलेज है, ठीक है, और उस विलेज का पास में खाली भूमि का टुकड़ा होता है, और उस भूमि के टुकड़े पर एक व्यापारी आता है शहर से, और वो वहाँ पर इंडस्ट्री लगाता है, और इंडस्ट्री के साथ साथ में वो अपने साथ में सड़क लेकर आता है, पानी लेकर आता है, श्रमिक लेकर आता है, और बिजली लेकर आता है। और पहले उस गांव में ये सभी की सभी मूलभूत जो सुविधाएं थी वो नहीं थी, लेकिन जैसे उद्योग आता है तो वहाँ पर बिजली आ जाती है, पानी आ जाता है, सड़क आ जाती है, और उसका उपयोग गाँव वाले भी करते हैं, और जो बिजनेसमैन है वो भी उसके आने जाने के लिए करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए करता है। तो ये जो थर्ड पार्टी पर जो ये प्रभाव पड़ा था, उसी प्रभाव को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सटर्नलिटीज के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना, ये तो हमने एक अच्छे तरह से समझ लिया। ठीक है ना, इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी ये एक्सटर्नलिटीज जो होता है इसका कॉन्सेप्ट यहीं पर हमारे कंप्लीट होता है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रकार देखते हैं। ठीक है ना, इसके हम प्रकार देखते हैं। अभी मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये जो प्रभाव पड़ता है वो किस रूप में पड़ता है। अभी मैंने आपको केवल इतना बताया है कि जो प्रभाव पड़ रहा है उसी प्रभाव को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अब ये जो एक्सटर्नलिटीज के अंदर जो हमने अभी देखा, ये जो प्रभाव पड़ रहा था, ये जो प्रभाव पड़ रहा था, ये जो प्रभाव होता है ये ध्यान रखिएगा, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर हम बात करें ये कपल के रूप में यानी कि क्लस्टर के रूप में भी हो सकता है। इंडिविजुअल कैसे हो सकता है तो अभी हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे, और अभी समूह के रूप में मैंने आपको एक गांव का उदाहरण देकर बता दिया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि अगर प्रश्न आ जाए न्यू टाइप के अंदर की जो एक्सटर्नलिटीज जो होती है उसका जो थर्ड पार्टी पर जो प्रभाव पड़ता है वो किस रूप में पड़ता है, इंडिविजुअल पड़ता है या फिर अगर किसी ग्रुप में पड़ता है या दोनों के रूप में पड़ता है तो दोनों के रूप में पड़ता है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इसी के साथ में अब हम देखते हैं जो एक्सटर्नलिटीज जो होती है इसके यहाँ पर हम प्रकार की बात करते हैं।
किसकी बात करते हैं? प्रकार की। तो इसके जो प्रकार जो होते हैं वो याद रखिएगा, इसके प्रभाव के आधार पर इसके दो प्रकार बताए गए हैं। प्रभाव के आधार पर दो प्रकार बताए गए हैं। पहला इसके अंदर आता है हमारे पॉजिटिव, पहला जो प्रकार आता है साथियों पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। और दूसरा जो आता है प्रकार वो आता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है ना। एक तो आता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और दूसरा आता है हमारे कौन सा? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव के आधार पर। अब हमने यहाँ पर जो पहले चर्चा की थी वो केवल और केवल किसकी बात की थी? पॉजिटिव की बात की थी। तो पॉजिटिव का इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। पॉजिटिव की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब किसी भी वस्तु के उत्पादन से लेकर उसके उपभोग के बीच, उपभोग करने से जो थर्ड पार्टी होती है उसके ऊपर अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसे हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पर जो हम इसकी परिभाषा हो जाएगी क्या हो जाएगी? जो भी ये प्रभाव पड़ रहा था थर्ड पार्टी के ऊपर, जो भी ये प्रभाव पड़ रहा था थर्ड पार्टी के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर जो भी ये प्रभाव पड़ रहा था वो कैसा हो? सकारात्मक हो। कैसा हो? सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो। कैसा प्रभाव पड़ रहा हो? सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो तो उसे तो हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के नाम से इसको हम जानते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको बताया था, यहाँ पर उदाहरण याद रख लीजिएगा। जैसे हम बात करें सड़क वाला हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। और अभी मैं थोड़ी देर बाद में और इसके बारे में और चर्चा करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सड़क वाला हो गया, पानी वाला हो गया, बिजली वाला हो गया, तो ये जितने भी प्रभाव होते हैं वो सभी क्या होता है? सकारात्मक होता है, यानी कि जिससे हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले उसी को हम क्या करते हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार यदि हम चर्चा करें साथियों नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के नाम से, तो नेगेटिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नकारात्मक, यानी कि जो थर्ड पार्टी है, जो भी वहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित की थी या कोई भी फार्म स्थापित किया था उसका यदि हम बात करें, जो हमारे थर्ड पार्टी हैं, वो जो हमारे थर्ड पार्टी है इसके ऊपर क्या होता है? हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। हानिकारक प्रभाव पड़ता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप हम यहाँ पर बात करें, जो हमने इंडस्ट्री लगाई थी गांव के बाहर, तो वहाँ पर क्या हो रहा था? इस इंडस्ट्री से किसी न किसी प्रोडक्ट का क्या हो रहा था? फॉर्मेशन हो रहा था। किसी न किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो उस प्रोडक्ट के निर्माण के लिए जो भी हमने इनपुट लगाए थे उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी लगाई थी, लेबर लगाया था, पानी लगाया था, बहुत सारे इनपुट लगाए थे। लेकिन उन इनपुट का जब उपयोग होने लगा तो उसके दौरान इस इंडस्ट्री से क्या निकलने लगा था? प्रदूषण निकलने लगा था। क्या निकलने लगा था? प्रदूषण निकलने लगा था। और ये जो प्रदूषण होता है, कई सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं और इस पोल्यूशन की वजह से क्या होता है? वो जो आसपास का जो गांव का जो वातावरण था वो धीरे धीरे प्रदूषित होने लगता है और उस प्रदूषित होने की वजह से वहाँ के जो गाँव के जो लोग थे उनके स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, पेड़ पौधों के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, सूक्ष्म जीव के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हमारा जो जल जो होता है वो धीरे धीरे प्रदूषित होने लग जाता है, क्योंकि गंदा जो जल होता है उद्योग से निकला वो जो भी जलाशय होते हैं वहाँ पर डाल दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। हमारी जो सोइल फर्टिलिटी जो रेट होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो इससे कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये जब ये प्रदूषण निकलता है तो ये अल्टीमेटली क्या होता है? उस गांव के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उसी को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं। तो नेगेटिव का शाब्दिक अर्थ होता है जो भी हमने फार्म लगा रखा है या फिर जो भी हमने इंडस्ट्री लगा रखी है, उस इंडस्ट्री से अगर किसी थर्ड पार्टी को अगर हम नुकसान पहुंच रहा है किसी भी माध्यम से, तो वो जो होगा उसको हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के नाम से हम इसको संबोधित करेंगे, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर एक और नया टर्म आता है। अब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज से हमें क्या होती है? अल्टीमेटली हमें कोई ना कोई नुकसान होता है। अब इस नुकसान से हानि हो रही थी, इस हानि से बचने के लिए हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। ओबियसली है, जैसे हम बात करते हैं खर्च करते हैं, जैसे हम बात करें प्रदूषण हो रहा है। अब उस प्रदूषण से जो गांव के जो लोग हैं या फिर शहर के जो लोग हैं उनमें धीरे धीरे सांस लेने की समस्या उनके अंदर देखने को मिलती है। तो वो सांस लेने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए वो क्या करेंगे? डॉक्टर के पास में जाएंगे। डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्टर उनको चेक करने के बाद में कुछ दवाई देगा, तो दवाई जो वो लेगा तो उसके लिए उसको कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं इसी के आधार पर इसका दूसरा नाम बताया गया है एक्सटर्नल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? एक्सटर्नल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम के अंदर पूछ ले कि एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है, तो जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो होती है उसी को हम एक्सटर्नल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज से बचने के लिए जो भी हम
खर्चा करते हैं बचने के लिए, उसी को हम एक्सटर्नल कॉस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रभाव के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ जो होती है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ जो होती हैं, ये कंजप्शन के आधार पर और प्रोडक्शन के आधार पर भी दो प्रकार की होती है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो पॉजिटिव और जो हमारे ये नेगेटिव जो एक्सटर्नलिटीज़ जो होती है साथियों, ये अभी मैंने बताया आपको, जो इनके अंदर जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है और उसका क्या होता है, उपभोग होता है। इसकी परिभाषा में हमने देखा था, जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो डेफिनेशन में हमने देखा था किसी भी चीज़ का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और उसी चीज़ का क्या होता है, कंजप्शन होता है, यानी कि उपभोग होता है। तो कंजप्शन और प्रोडक्शन के आधार पर जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती है उसको कितने दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ जो होती है साथियों, ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ कितने प्रकार की होती है साथियों, दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो होती है उसका नाम होता है पॉजिटिव, फर्स्ट जो होता है उसका नाम क्या होता है, पॉजिटिव प्रोडक्शन, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। और दूसरा का जो नाम होता है वो होता है पॉजिटिव, दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है पॉजिटिव कंजप्शन, कंजप्शन, पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज, ठीक है ना। कौन कौन सा प्रकार होता है, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज और दूसरा हो जाएगा पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज, ठीक है ना। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनकी यदि हम परिभाषा दोनों की सेम रहेगी, क्या रहेगी, यदि किसी भी चीज़ या वस्तु का उत्पादन से लेकर उसके उपभोग से जो भी थर्ड पार्टी को फायदा होता है प्रोडक्शन से, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं। इनकी परिभाषा सेम रहेगी लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो अर्थ बदल जाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज का हम यदि एग्जांपल के माध्यम से इसको समझे तो मान लेते हैं ये हमारा कोई एक फील्ड है, ये मान लेते हैं कोई एक ये हमारा फील्ड है। इस फील्ड के अंदर हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पर हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा रखी है। इसी के अंदर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने एग्रोनॉमिकल क्रॉप लगा रखी है, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमिकल क्रॉप लगा रखी है, जिसके अंदर हम बात करें एग्रोनॉमी के अंदर हमने लगा रखी है यहाँ पर सरसों की फसल लगा रखी है, चने की लगा रखी है, ठीक है। और इसी में हम बात करें यहाँ पर हमने हॉर्टिकल्चर के अंदर जैसे हम बात करें आम की प्लांटेशन कर रखा है, यहाँ पर हमने आंवले का प्लांटेशन कर रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने ये पौधे लगा रखे हैं। अब जैसे ही इनसे हमें क्या प्राप्त होने लगेगा, आंवले से आम प्राप्त होने लगेगी, आम से आम के जो पौधा है उससे हमें आम प्राप्त होने लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बाजार में बेचेंगे उपभोक्ता को, ठीक है ना। मार्केट में क्या करेंगे, हम उपभोक्ता को बेचेंगे, ठीक है ना। तो ये ए पार्टी हो गई और ये बी पार्टी हो गई, ठीक है ना। अब इसी में एक सी पार्टी निकल कर आती है और इस सी पार्टी ने क्या किया, ये जो हमारी सी पार्टी थी, इस सी पार्टी ने क्या किया, ये जो फार्म था, ये फार्म है किसी और का, ठीक है। अब इसी फार्म के पास में जो सी पार्टी थी, इसने क्या किया, यहाँ पर इसने जो मधुमक्खी पालन करने लगा है, क्या करने लगे, ये मधुमक्खी पालन करने लगा, क्या करने लगे, ये मधुमक्खी पालन करने लगे। ध्यान से सुनिएगा, जो फार्म था, इस फार्म के अंदर किसी किसान के द्वारा यहाँ पर कई सारी फसलें लगा रखी थी, कई सारे यहाँ पर वृक्ष लगा रखे थे, ठीक है ना। और उनसे जो भी प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा था वो उपभोक्ता को मार्केट में बेच रहा था, ठीक है। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, जो दूसरा जो पड़ोसी जो था, उस पड़ोसी ने क्या किया, यहाँ पर मधुमक्खी पालन करने लगा। और हम सभी जानते हैं मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है, परागण में सहायता करती है। तो ये मधुमक्खी क्या होगी, उड़कर जाएगी इस फार्म पर और जितने भी पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर क्या करेगा, पोलन को कलेक्ट करेगी, दूसरे पौधे के पोलन को एक्सचेंज करेगी और वहाँ से जो भी मकरंद होगा उसको मकरंद को सक करके वो वापस कहाँ पर लौट कर आ जाएगी, जो उसका बॉक्स था उस बॉक्स में वो लौट कर आ जाएगी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इसको जो फार्म वाला था उसको तो ये फ़ायदा होगा कि उसको परागण जो हो रहा था वो आसानी से हो गया, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इससे जो थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। यानी कि जब इसने मधुमक्खी पालन किया तो इससे इसको एक तो हनी प्राप्त हुआ, इसके अतिरिक्त मोम प्राप्त हुआ, इसके अतिरिक्त इसको रॉयल जेली प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो इसके कई सारे इसको बाई प्रोडक्ट प्राप्त हो गए। किसको प्राप्त हो गए,
सी पार्टी को प्राप्त हो गए। तो सी पार्टी को अल्टीमेटली इतने सारे प्रोडक्ट प्राप्त हो गए तो उसको फायदा हो गया, अब ये इसको आसानी से बेचकर पैसे प्राप्त कर सकता है। तो मेहनत किसने की थी, जो फार्म लगाया था उसने मेहनत की थी, किसको बेचने के लिए, उपभोक्ता को बेचने के लिए। लेकिन जो बीच वाला जो थर्ड पार्टी थी उसने क्या किया, इसका फायदा उठा लिया। थर्ड पार्टी ने कुछ नहीं किया, जब वहाँ पर फार्म लगा रखा था वहाँ पर 2-3 बॉक्स जाकर रख दिए और उस मधुमक्खी के बॉक्स रख दिया और वहाँ से मधुमक्खी फार्म में गई, मकरंद को चूसा, शक किया और आकर हानि का उत्पादन करने लगे, मोम का उत्पादन करने लगे। तो इससे थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज के इसको नाम से इसको हम जानते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं आप पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब ध्यान इधर दीजिएगा, पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसको भी हम एक अच्छे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई भी एक हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं कोई भी एक संस्था है, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई भी एक संस्था है। इस संस्था के अंदर जो भी हमारे प्रोफेसर हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी हमारे यहाँ पर शिक्षक है, ठीक है ना, ये संस्था है, इस संस्था के अंदर शिक्षक है और ये जो शिक्षक है, ये शिक्षक हैं जो शिक्षा दे रहे हैं, ये जो शिक्षक है ये शिक्षा दे रहे हैं हमारे विद्यार्थी को। ये जो शिक्षक है ये शिक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी को, यानी कि स्टूडेंट को शिक्षा दे रहे हैं। अब स्टूडेंट ने क्या किया, ये जो शिक्षक थे इनसे विद्यार्थी ने शिक्षा प्राप्त की और इस विद्यार्थी के द्वारा किसी अन्य जो गरीब विद्यार्थी था, इस विद्यार्थी के द्वारा किसी अन्य विद्यार्थी को जो पढ़ने में सक्षम नहीं था, इस विद्यार्थी के द्वारा किसी अन्य विद्यार्थी को जो पढ़ने में सक्षम नहीं था उसको जाकर फ्री में क्या करवा दी, जो शिक्षा थी वो उपलब्ध करवा दी। तो जो शिक्षक था, इस शिक्षक से विद्यार्थी ने शिक्षा को ग्रहण किया, यानी कि उपभोग किया, उसका शिक्षक से विद्यार्थी ने उपभोग किया और इस विद्यार्थी ने क्या किया, जो शिक्षक ने जो भी शिक्षा बताई थी उस शिक्षा को किसी अन्य विद्यार्थी तक ट्रांसफर कर दिया। तो जो ये विद्यार्थी था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड पार्टी हो जाएगा, यानी कि सी पार्टी हो जाएगा। तो फायदा तो किसको हुआ था, विद्यार्थी को हुआ था, लेकिन इस विद्यार्थी के द्वारा वही चीज़ किसको बता दी, अन्य विद्यार्थी को बता दी। तो अन्य विद्यार्थी जो था उसके पास में भी सेम वही ज्ञान है जो एक शिक्षक ने किसी एक प्रिय विद्यार्थी को बताया था, लेकिन वही ज्ञान किसी अन्य विद्यार्थी के पास में भी चला गया। तो शिक्षक जो ये शिक्षक था उस शिक्षक के बिना ही जो थर्ड पार्टी थी उसके पास में वो ज्ञान पहुंच गया। तो उस ज्ञान को हम किस नाम से जानते हैं, ये वाला जो फॉर्मेट होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज और दूसरी होती है पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज। ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे जो दूसरा जो प्रकार होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, उसके भी सेम दो ही प्रकार होते हैं, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज और दूसरा होता है नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज होता है। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है नेगेटिव वाला, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में भी ये चीज़ें आपने कई बार देखी होगी, ठीक है ना। आपने कई बार देखा भी होगा कि गाँवों के अंदर जो कई सारी बातें ऐसी आ जाती है जिसके अंदर दो कोई भी काम कर रहा होता है तो तीसरा उसका फ़ायदा उठाकर चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं थर्ड पार्टी और उसी को हम इंग्लिश के अंदर एक्सटर्नलिटीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो अगला जो प्रकार आता है प्रभाव के आधार पर, प्रभाव के आधार पर वो कौन सा आता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है ना। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है साथियों, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है इसके अंदर नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज, ठीक है ना। नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज, इनकी यदि हम बात करें तो शाब्दिक अर्थ सेम रहेगा। इन दोनों के अंदर होगा तो नुकसान, जो थर्ड पार्टी होगी उसको होगा तो नुकसान, लेकिन वो उत्पादन के दौरान हो रहा है नुकसान या फिर कंजप्शन के दौरान हो रहा है जो नुकसान, उसी के आधार पर इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। यदि हम बात करें इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझें
तो इसके अंदर जो नुकसान होगा वो किसके दौरान होगा, जब हम किसी भी वस्तु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और उसके दौरान जो भी थर्ड पार्टी को नुकसान होता है उसी नुकसान को किस नाम से जानता है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज के नाम से जाना जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी हमारे पास में यहाँ पर स्टील प्लांट है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में कोई स्टील प्लांट है और इस स्टील प्लांट से क्या होता है, मान लेते हैं इस स्टील प्लांट से किसी भी वस्तु का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, प्रोडक्शन हो गया और इस प्रोडक्शन के दौरान स्टील प्लांट से क्या निकलता है, कई सारा धुआं निकलता है, कई सारा क्या निकलता है, धुआं निकलता है और इस धुएं के अंदर कई सारे गैसें होती है जो क्या करती है, प्रदूषण को इंक्रीज करती है। तो वो जो प्रदूषण जो हो रहा है वो किसके दौरान हो रहा है, वो हमारे किसी वस्तु के प्रोडक्शन के दौरान हो रहा है। तो इसी प्रदूषण को हम किस श्रेणी के अंदर रखेंगे, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज के अंदर रखेंगे। इसको हम यदि एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी बात करें तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई भी एक खेत है, ठीक है ना, ये एक हमारा खेत है और इस खेत के अंदर हमने क्या लगा रखा है, चावल की फसल लगा रखी है। चावल की फसल से हमें क्या प्राप्त हो गया, चावल प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर केवल और केवल क्या बचा था, भूसा बचा था। लेकिन अब ये क्या होता है, किसान इस किसान जो ये फार्म था, उस किसान ये जो फार्म था, इस फार्म का जो मालिक था, उस मालिक ने क्या किया, इस चावल की जो पराली थी इसको क्या कर दिया, जला दिया। क्या कर दिया, जला दिया। उसको जो प्रोडक्शन था वो तो प्राप्त हो गया, अब पराली को उसने क्या किया, जला दिया। लेकिन इसके आसपास जो दूसरे खेत है, उस खेतों के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के चावल की फसल नहीं लगा रखी थी, दूसरी फसल लगा रखी थी। तो क्या होगा, जैसे ये जलाएगा तो प्रदूषण होगा और वो जो प्रदूषण होगा इस खेत के मालिक को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन आसपास के जो खेत थे उनको भी ये प्रभावित करेगा। हो सकता है वहाँ पर जो अन्य फसल लगा रखी है वो जलने की संभावना रहती है, या फिर हो सकता है वहाँ पर जो किसान जो काम कर रहे हैं उनका सांस लेने में समस्या आ जाए। तो पराली जलाएंगे तो जलाने के दौरान क्या होगा, प्रदूषण होगा। तो किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन के दौरान जो प्रदूषण हो रहा है या फिर जो भी हानिकारक चीज़ें निकलती है उनको किस नाम से जानता है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़ के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जब कभी भी जो नुकसान जो होता है वो नुकसान जो हो रहा है वो किसी भी वस्तु का जब हम उपभोग करते हैं उसके दौरान जो नुकसान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज़ के नाम से जानते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करते हैं, मान लेते हैं ये वाला जो हमारा फील्ड था, इस फील्ड के अंदर हमने क्या किया था, स्टील जो भी हमारा प्लांट था, उस प्लांट से हमने जो प्रोडक्शन किया था वो किसका किया था, कार का किया था। कार का किया था या मोटरसाइकिल का किया था, ठीक है ना। अब इस कार को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पेट्रोल या फिर ऑयल या फिर हमें डीजल की आवश्यकता होगी, पेट्रोल डीजल इनकी आवश्यकता होगी जो हम ऑयल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, कार क्या होगी, ये जो ऑयल है इसका क्या करेगा, कंजप्शन करेगा, यानी कि इसका उपभोग करेगा, ठीक है ना। इस कार के द्वारा क्या किया गया, इस ऑयल का उपभोग किया और उपभोग करने के बाद में कई सारे कार्बन के स्रोत निकाले इसने, कई सारे, जैसे हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये इसने कार्बन के स्रोत निकाले, कार्बन का उत्सर्जन किया। और ये जो कार्बन का ये जो कार्बन का जो हमारा स्रोत था, ये कार्बन का स्रोत वायुमंडल में जाकर क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा या फिर ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करेगा, यानी कि उसको बढ़ाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कंजप्शन एंड एक्सटर्नलिटीज़ के नाम से जानते हैं। यानी कि कहने का शाब्दिक अर्थ है कि जो कोई भी नुकसान हो रहा है वो किसी वस्तु के उपभोग से हो रहा है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज़ के नाम से जानते हैं। जैसे अभी हम उदाहरण के रूप में यहाँ पर बात की, हमने कार की बात की, कार क्या करेगा, ऑयल उसमें हम डालेंगे और कार के द्वारा उस ऑयल का कंजप्शन किया जाएगा और उसके दौरान जो भी हानिकारक गैसें निकलेगी वो अल्टीमेटली कोई ना कोई प्रदूषण करेगी या फिर हानिकारक गैसें रिलीज करेगी, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो होगा वो बढ़ेगा। तो इससे अल्टीमेटली हम सभी को नुकसान है। तो इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज़ के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी के साथ में हमारा जो एक्सटर्नलिटीज़ वाला जो टॉपिक होता है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं, ये जो अभी हमने समस्याएं देखी थी कि कंजप्शन के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे, तो इसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके 2-3 पॉइंट है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसको यदि आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। अल्टीमेटली जो एक्सटर्नलिटीज़ के अंदर हमें अगर फ़ायदा हो रहा है तो उससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हमें एक्सटर्नलिटीज़ से अगर हमें नुकसान हो रहा है, उससे समस्या पैदा हो रही है, तो एक्सटर्नलिटीज़ से संबंधित जो भी समस्याएँ होती हैं, एक्सटर्नलिटीज से संबंधित जो भी समस्याएं होती है, उन समस्याओं से किस प्रकार हम बच सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहले हमें करना चाहिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है,
टैक्स को क्या करें, बढ़ा दो। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टैक्स रेट जो लगाई जा रही है उसको, अभी हम बात करें वर्तमान में यदि 18% टैक्स लगाया जा रहा है तो उसको बढ़ा के डबल कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारा टैक्सेशन रहेगा तो उतना ही ज़्यादा जो लोग होंगे उनके जो खरीदने की जो क्षमता होगी वो कम होगी। किसी भी वस्तु को खरीदने की क्षमता कम होगी तो वो वस्तु खरीदेंगे नहीं, तो उसके दौरान जो उसका प्रोडक्शन भी फिर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारे एक समस्या जो होगी वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कमी आने लग जाएगी। ठीक है ना। पहला हम टैक्सेशन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इको फ्रेंडली, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन। इको फ्रेंडली हम कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अगर हमने कोई भी विनिर्माण कार्य कर रहे हैं, चाहे हम मकान का निर्माण करें, सड़क का निर्माण कर रहे हैं, रेल का निर्माण कर रहे हैं, किसी भी का निर्माण कर रहे हैं, तो उसका जो हम निर्माण कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। यानी कि हमें उस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उससे जो भी हानिकारक प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनको हमारे पास में ये क्षमता होनी चाहिए कि उसको हम वापस से कैप्चर कर सकें। उसी को हम बोलते हैं इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं हम, नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा, इसके लिए हम ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर होती है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को क्या करें, प्रमोट करें। यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या जैविक जो कृषि होती है उसको बढ़ाएं। अधिक से अधिक हम जैविक उर्वरकों का उपयोग करें और जो भी इसके अंदर रासायनिक उर्वरक होते हैं या फिर कीटनाशी होते हैं, कवकनाशी होते हैं, उन सब का उपयोग कम से कम करें ताकि ये जो समस्याएं देखने को मिलती है इन समस्याओं का निवारण हमें देखने को मिले। ठीक है। इसके अतिरिक्त और हम क्या कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त हम क्या करें, न्यू टेक्नोलॉजी, हमें ऐसी तकनीकी विकसित करनी चाहिए जिसका उपयोग करके हम कम से कम संसाधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ समस्याओं के समाधान होते हैं। जो समस्याएं जो हमारे थी उन समस्याओं के क्या समाधान होते हैं, तो 4 समाधान याद रखने और भी होते हैं, लेकिन मेनली 4 याद रखने। टैक्सेशन को बढ़ा सकते हैं, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करें और न्यू टेक्नोलॉजी जो भी है, या फिर हमें ऐसी नई तकनीक विकसित करनी चाहिए जो आगे जाकर हमें इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकती है। ठीक है। तो ये प्रमुख कुछ हमारे एक्सटर्नलिटीज से संबंधित जो भी ये तथ्यात्मक जानकारी थी वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है। अब ये जो एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं इसके अंदर मैंने आपको बताया था कई सारे हम इनपुट का उपयोग करते हैं। एक्सटर्नलिटीज यानी कि जो हम अल्टीमेटली फार्म मैनेजमेंट के अंदर कई सारे इनपुट का उपयोग करते हैं। जैसे हम बात करें लैंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें फॉरेस्ट हो गया हमारे, ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर हमारा कैपिटल हो गया, ठीक है ना। तो इसके हम कई सारे इनपुट का उपयोग करते हैं। ये सभी के सभी हमारे इनपुट होते हैं। तो हमें ये सब के सब क्या होते हैं, नेचुरल। लैंड जो होता है हमारा एक नेचुरल इनपुट होता है, वाटर नेचुरल इनपुट होता है, फॉरेस्ट हमारा नेचुरल इनपुट होता है, लेकिन जो हमारा कैपिटल होता है ये हमारे मैनुअल होता है। ठीक है ना। तो जो जनरली ये जो हमारे तीनों जो दिखाई दे रहे हैं आपको, लैंड, वाटर और फॉरेस्ट, ये सब के सब हमारे नेचुरल इनपुट होते हैं। तो इनका हमें अच्छे से उपयोग करना है ताकि हमारे जो भी समस्याएं आ रही है वो समस्या का समाधान भी हो जाए और हमें इनसे अधिक उत्पादन भी हो जाए। तो ये जो लैंड, वाटर और फॉरेस्ट है, ये इनका एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है एक्सटर्नलिटीज के अंदर की मैनेजमेंट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी हम सामान्य रूप से जो भी प्रॉपर्टी आती हैं उनका हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। तो जनरली हमारे प्राकृतिक रूप से इकोनॉमिक्स के अंदर 3 प्रकार के इकोनॉमिक्स के अंदर 3 प्रकार की हमारे प्रॉपर्टी आती हैं। एक तो आती है लैंड वाली, एक आती है वाटर वाली और एक आती है हमें फॉरेस्ट वाली। तो हमें इनका इस तरह से उपयोग करना है कि इनका कम से कम उपयोग हो और इनसे अधिक उत्पादन प्राप्त हो। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो लैंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जहाँ लैंड का उपयोग हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि उसका हम मल्टीपल चॉइस में उपयोग कर सकें। ठीक है ना। इस प्रकार से हमें वहाँ पर विनिर्माण कंस्ट्रक्शन कार्य करने चाहिए। इसी प्रकार हम वाटर की बात करें तो वाटर के लिए हमें जैसे हम वाटर का उपयोग कर रहे हैं तो उससे जो भी गंदा पानी निकलता है वो हम ऐसे खुले में छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इसके नियंत्रण के लिए हमें वाटर ट्रीटमेंट लगाने चाहिए, वाटर हार्वेस्ट ट्रीटमेंट लगाने चाहिए। इसी प्रकार यदि वर्षा का पानी जो आ रहा है उसको हमें इंडस्ट्री के लिए उपयोग में लेना चाहिए ताकि जो भी हमारे अन्य जो जलाशय है वो बच जाएँ
फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट जो होती है वो भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार फॉरेस्ट को 4 भागों में बांटा गया है। तो हमें ऐसी जगह अगर हम कोई इंडस्ट्री फॉरेस्ट के अंदर लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें ऐसे फॉरेस्ट का चयन करना चाहिए जहाँ पर जो भी इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, जहाँ पर फॉरेस्ट अधिक है, डेंसिटी वाले फॉरेस्ट है, वहाँ पर हमें इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए। या फिर अगर वहाँ पर हम लगा रहे हैं तो वहाँ पर पूरा का पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जहाँ पर वहाँ की जैव विविधता भी बनी रहे और वहाँ पर हमें कम से कम संसाधनों का उपयोग करते हुए हमें अधिक बेनिफिट मिल जाए, ठीक है ना। तो ये आप अपने स्वतः आपके खुद के डेवलपमेंट में जो आपका खुद का जो मस्तिष्क है उसके सोचने के विचारों के आधार पर भी इनके बारे में आसानी से लिख सकते हो। तो इतना इनके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी के साथ में आज का हमारा जो टॉपिक था एक्सटर्नलिटीज वाला वो यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।